हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र और ये है आपका क्लास नंबर 26। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं आज अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं मानवाधिकार। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों, मेरे जिन भी नए प्रशिक्षु भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता। भारत में संसार के सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। यद्यपि यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। उनके पश्चात हैं इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन एवं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, और इन सभी लोगों का भारत के विकास में योगदान रहता है। इनका प्रमुख आधार धार्मिक सहिष्णुता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश है भारत, अपना प्यारा देश, इसमें अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो हर धर्म अलग अलग समुदाय के लोग रहने के बाद भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है जिससे कि देश की उन्नति रुके। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अगर अलग अलग धर्म समुदाय के लोग रहते हैं तो सब कोई एक दूसरे के धर्म को मान्यता देते हैं। हर कोई एक दूसरे के धर्म को इज्जत देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ ताजिया और उसी समय रहता है दुर्गा पूजा, तो वहाँ पर देखेंगे आप, जहाँ पे ताजिया निकालना रहता है वहाँ पे लोग किसी भी तरह का सामंजस्य बैठा के रखते हैं कि कहीं भी लड़ाई झगड़े ना हो। तो एक तरह से यहाँ पे देखेंगे कि दो धर्मों के अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होते हुए भी, लेकिन हर कोई अपने धर्म को मान्यता दे रहा है और हर कोई दूसरे के धर्म को भी समझ रहा है और किसी भी तरह का रोड़ा नहीं अटका रहा है। हर कोई यहाँ पे एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं। धार्मिक सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता। धार्मिक सहिष्णुता शब्द धार्मिक एवं सहिष्णुता नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां धार्मिक शब्द का आशय धर्म शब्द से लिया जाता है और धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, धार्मिक सहिष्णुता दो शब्दों से मिलकर बना, जिसमें धार्मिक का मतलब होता है धर्म से, इसका आशय लिया गया है, और जो धर्म शब्द है वो संस्कृत के ध्री धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो अन्य शब्दों में अगर हम बात करें तो व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आचरण एवं व्यवहार तथा खान पान अपनाया जाए या धारण किया जाए वही धर्म होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की उन्नति की बात यहाँ पे हो रही है, यानी कि पूरे समाज, जो भी व्यक्ति हैं पूरे समाज में उनके उन्नति की बात हो रही है। तो एक तरह से उनका आध्यात्मिक विकास हो, भौतिक विकास हो, और जो भी आचरण और व्यवहार करें वो एक तरह से समाज के अनुकूल हो। तो इन सब को ले करके ही जो भी चीज़ें यहाँ पे अपनाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो धर्म कहलाती हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता की विशेषताएं। यहाँ पे देखिए, धार्मिक सहिष्णुता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों में उदारता एवं समन्वय की भावना पाई जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म समुदाय और प्रजाति के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनमें समन्वय है, उनमें उदारता देखने को मिलती है। और एक तरह से यहाँ पे लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज का सम्मान करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे अनेकता में एकता देखने को मिलती है। और दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि बार बार एक ही कमेंट ना करिए कि मैम कब सिलेबस पूरा होगा। आपका ये 8 चैप्टर है, इसके बाद बस एक ही चैप्टर और बचेगा, चैप्टर 9। उसके बाद आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपको इतने अच्छे ढंग से तैयार कर दूंगी कि आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। नंबर 2 है, भारत में धार्मिक सहिष्णुता के फलस्वरूप विविधता में एकता पाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, धार्मिक सहिष्णुता होते हुए भी यहाँ पे विविधता में एकता देखने को मिलती है।
और नंबर तीसरा यहाँ पे भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध एवं जैन सभी संस्कृतियाँ अपनी अपनी विशेषता बनाए हुए हैं। तो दोस्तों देखेंगे हम अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे अपनी अपनी विशेषता के कारण वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। और देखेंगे हमारे यहाँ चाहे ताजिया हो या फिर क्रिसमस हो या फिर होली, दिवाली, हर कोई हर धर्म में मिल के त्यौहार को मनाता है। और आज हमारे विद्यालयों में भी आप देखेंगे तो हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पर हर उस धर्म को मान्यता दी जाती है जो जिस धर्म के लोग देश में रहते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ पे हर धर्म के त्यौहार को भी मान्यता दी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 4 है, मुसलमानों के संपर्क का साथ रहने के कारण अल्लोपनिषद की रचना भारतीय मनीषियों ने ही की थी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उपनिषद यानी कि अल्लाह से संबंधित जो उपनिषद है उसकी रचना किसने की? भारतीय मनीषियों ने की, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से संबंधित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुसलमानों के संपर्क में रह के उनके अल्लाह से संबंधित उपनिषद की रचना की। तो एक तरह से यहाँ पे देखिए अगर आप किसी भी धर्म का निचोड़ समझेंगे तो वहाँ पर प्रत्येक धर्म ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताता है। प्रत्येक धर्म हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहता है, हमेशा मानवता को ध्यान में रखने के लिए कहता है, हमेशा सत्य बोलने के लिए कहता है। तो यहाँ पर हर एक धर्म का निचोड़ बस एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। और यहाँ पर देखेंगे नंबर 5, धार्मिक समन्वय के फलस्वरूप बुद्ध को राम एवं कृष्ण की भांति भगवान का अवतार भी माना जाता है। तो दोस्तों अक्सर आप देखेंगे जो भी बौद्धिस्ट होते हैं वो भगवान बुद्ध की पूजा किस तरह से करते हैं और उनके जो भी उपदेश रहे हैं उसको किस तरह से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक तरह से यहाँ पर देखेंगे वो भगवान बुद्ध को भगवान राम और कृष्ण की तरह दर्जा देते हैं और एक तरह से उनका अवतार मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर धर्म को बहुत ही अच्छे से एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं हर धर्म को यहाँ पे मान्यता दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। तो दोस्तों देश में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आज प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं के हित के आगे राष्ट्र हित का विस्मरण कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं लोग अपने हित के आगे देश का जो हित है उसको भूल जा रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता की डोर कमजोर पड़ गई है। और इसी कारण हमारे देश में राष्ट्रीय एकता लाने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं जो मानव है वो सेल्फिश होता जा रहा है, जहाँ पर वो देश के हित के बारे में ना सोच के, राष्ट्र के हित के बारे में ना सोच के स्वयं के हित के बारे में सोच रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसके लिए व्यक्ति को उसके राष्ट्रीय एकता की जो भी आवश्यकता है उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा कि क्यों राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है हमारे जीवन में और किस तरह से हम राष्ट्रीय एकता के बल पर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय एकता लाने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों किसी भी देश की सुरक्षा उस देश में राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। देश की रक्षा हेतु सीमा सुरक्षा बल तैयार किया जाता है जो सीमा पर दुश्मनों से राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति दुश्मनों के हितैषी होते हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अतः इस दृष्टि से इन सभी को राष्ट्रहित से संबंध किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी एक तरह से मार्ग से भटक जाते हैं, जिन्हें अपने राष्ट्र की चिंता नहीं है, उन्हें राष्ट्र हित के बारे में समझाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता किस दृष्टिकोण से और किस तरह से हमारा देश उन्नति करेगा इसके बारे में उन्हें डिटेल बताना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 2 है वर्ग संघर्ष की समाप्ति की दृष्टि से। तो दोस्तों आपने अभी जल्दी तालिबान और अफगानिस्तान के विषय में सुना और किस तरह से वहां पे उपद्रव मचा हुआ है आप सबको पता है। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की कमी का ही प्रतीक माना जाएगा कि वहां पर आज बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए वर्ग संघर्ष की समाप्ति की दृष्टि से। तो दोस्तों आज हम देखेंगे
वर्गीय विषमता एवं संघर्ष लगभग प्रत्येक राष्ट्र में देखने को मिलते हैं। भारत में इन वर्गों में प्रायः जाति, धर्म, क्षेत्र और संस्कृति इत्यादि के आधार पर संघर्ष देखने को मिलता है और इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों, उद्योगपतियों, मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों में भी संघर्ष देखने को मिलता है। यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक कहीं ना कहीं संघर्ष है, अपने हक को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के, और परिणामतः इन सभी संघर्षों में दंगे, तोड़फोड़, आगजनी और कामबंदी, हड़ताल आदि व्यवधान उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार के वर्गीय संघर्षों को रोकने की दृष्टि से देश में राष्ट्रीय एकता लाना परम आवश्यक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जहाँ पे तानाशाही होती है और कहीं ना कहीं जहाँ पे लोगों की मांग नहीं पूरी होती है, लोगों में आक्रोश होता है और इस वजह से भी वर्ग संघर्ष बढ़ता है। तो इन वर्ग संघर्ष को रोकने के लिए भी राष्ट्रीय एकता लाना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 है हम की भावना के विकास की दृष्टि से। तो दोस्तों प्रत्येक राष्ट्र में वर्गीय संघर्ष समाप्त करने एवं नागरिकों के मध्य हम की भावना लाने के लिए राष्ट्रीय एकता की परम आवश्यकता है। हम की भावना का मतलब कोई भी मेरा ना कहे बल्कि हमारा कहे, क्योंकि दोस्तों देश हमारा है। अगर हम उसको नहीं सुरक्षित रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। तो इसलिए यहाँ पे मेरा ना कह करके हमारा कहना यानी कि हम की भावना का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है लोकतांत्रिक शासन में आस्था की दृष्टि से। तो दोस्तों हमारा देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं, परंतु फिर भी नागरिकों की आस्था शासन तंत्र की सुदृढ़ता में नहीं होती है और वे अपने अधिकारों का उचित प्रयोग लोकतंत्र की स्थापना में नहीं करते हैं। उसमें लोकतंत्र की आस्था राष्ट्रीय एकता के द्वारा ही उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे इसके पहले हम लोगों ने लोकतंत्र का अर्थ पढ़ा था जिसमें जनता का शासन की बात कही गई थी। तो दोस्तों जनता को उनके अधिकार ना पता होना भी कहीं ना कहीं संघर्ष का कारण बनता है। और क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वो ये नहीं समझ पाते कि उनका अधिकार क्या और उन्हें किस तरह से अपने अधिकार को प्राप्त करना है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो शोषण के शिकार भी होते हैं और इस तरह से जो राष्ट्रीय एकता है वो खंडित होती है। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर 5 है क्षेत्रीय संकीर्णता की समाप्ति की दृष्टि से। दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्नता विद्यमान है और दूसरी ओर एक विघटनकारी तत्व इन प्रांतों में क्षेत्रीय संकीर्णता उत्पन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति में कोई भी नेता विधायक केवल अपने क्षेत्र को बढ़ाने में ध्यान रखता है। कोई भी अगर यहाँ पे हम बात कर लें किसी भी राजनीतिक पार्टी, तो जो वो जिस क्षेत्र से संबंधित होती है वो उसी क्षेत्र का विकास करती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्रीय संकीर्णता है, जो लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हमेशा केवल अपने ही क्षेत्र का ध्यान रखते हैं, तो जिसकी वजह से भी राष्ट्रीय एकता खंडित होती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को लाने के लिए उन्हें अपने क्षेत्र पर और अपने इस तरह की जो नैरो माइंड विचारधारा, इसको कंट्रोल करके सबका साथ सबका विकास के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नंबर 6 है विघटनकारी तत्वों के वो उन्मूलन की दृष्टि से। तो दोस्तों चूंकि हमारे देश में विभिन्न भाषाओं, जातियों, धर्मों, संस्कृतियों इत्यादि के आधार पर भिन्नता पाई जाती है और फिर भी सभी के मध्य एक समानता, एकता देखने को मिलती है जो आपस में जोड़े रखती है। अगर बात करें इसके अलावा भी जो विघटनकारी तत्व देश के नागरिकों में जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर फूट डालने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें हिंदू, मुस्लिम, पिछड़े और अनुसूचित आदि जातियों के आधार पर अलग अधिकारों की मांग करने को प्रोत्साहित करते हैं, तो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत, क्षेत्रीय और जातीय, भाषाई और भिन्नता और स्वार्थ को समाप्त करने की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो विघटनकारी तत्व होते हैं, एक तरह से आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ जो राजनीति होती है वो जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति के आधार पर होती है कि लोग अपने अपने जाति का वोट बैंक करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से ये विघटनकारी तत्व है जहाँ पे लोग केवल अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता में बाधक है और यहाँ पे उनका उन्मूलन किया जाना
चाहिए, यानी कि उनकी समाप्ति की जानी चाहिए, जो भी इस तरह की सोच रखते हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर 7 है राष्ट्रीय उन्नति एवं जीवन स्तर को उठाने की दृष्टि से। तो दोस्तों किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके विभिन्न भागों में राष्ट्रीय एकता का समावेश हो तथा उनकी नीतियों, रीतियों और जन सहयोग की संपूर्ण सहभागिता हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उन्नति और जीवन स्तर को उठाने की दृष्टि से यहाँ पे राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जब लोगों में कहीं ना कहीं जाति, धर्म, लिंग और संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं पाया जाएगा तो लोगों का जो जीवन स्तर है वो धीरे धीरे ऊंचा उठेगा और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे भारत की विविधता में एकता दर्शाने वाले तत्व। दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत की विविधता में एकता दर्शाने वाला तत्व सबसे पहले है भौगोलिक अनेकता में एकता। दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत में विविधता प्रदर्शित होती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भी क्षेत्र हैं भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग तरह के उनकी अपनी अपनी विशेषता है, चाहे वो उत्तर के भाग हों या दक्षिण के या पूर्व के या पश्चिम के। तो उनकी भौगोलिक एकता अनेकता में एकता हमें इस तरह से देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग यहाँ पे हम कह सकते हैं खनिज पदार्थ हैं। तो एक तरह से हर किसी को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है और इस वजह से अनेकता में एकता देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब में खाद्यान्न पैदा होता है, तो कहीं अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों में तो वहाँ पे फ्रूट्स अधिक पैदा होते हैं, मसाले अधिक पैदा होते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे हम बात करें तो हर किसी को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है और इस तरह से अनेकता में एकता देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखिए नंबर 2 है राजनीतिक अनेकता में एकता। दोस्तों ऐतिहासिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि मौर्य, गुप्त तथा अंग्रेजों के शासनकाल को छोड़ दिया जाए तो भारत कभी संगठित नहीं रहा, बल्कि भारत में विभिन्न भागों पर एक ही समय में कई नरेशों ने शासन किया है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अगर उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का शासन था तो उसी समय बंगाल में पाल वंशीय शासकों का तथा दक्षिण में चालुक्यों का शासन था। अतः ये कहा जा सकता है कि यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में भी विविधता विद्यमान रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे अपने ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक रह चुके हैं एक ही समय में। तो इस तरह से राजनीतिक में भी अनेकता में एकता देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए नंबर 3 है सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता। दोस्तों भारत के अनेक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता दिखाई पड़ती है। इन क्षेत्रों के व्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है। लोगों का शारीरिक गठन, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, यहाँ तक कि मानसिकता भी अलग अलग प्रकार की है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उत्तर भारत में अनेक जगह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में सभ्य, शिक्षित और शिष्ट लोग मिलते हैं। और अगर हम बात करें असम तथा नागालैंड में अपेक्षाकृत कुछ कम सुसंस्कृत एवं शिष्ट लोग मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक अनेकता में एकता देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है धार्मिक अनेकता में एकता। दोस्तों भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म में कई मतांतर एवं संप्रदाय पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के मत हैं और वहाँ पे अलग अलग संप्रदाय भी हैं और उनके नियमों और मान्यताओं में अनेक विविधताएं भी पाई जाती हैं। इतना होने पर भी विभिन्न धर्मावलंबियों सदियों से भारत में एक साथ रहे हैं और विभिन्न धर्मों को मानने के बावजूद भी भारत में धार्मिक अनेकता में एकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग धर्म के लोगों में अनेकता में एकता इस तरह से देखने को मिलती है कि अलग अलग धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहते हैं, बल्कि हर एक धर्म की अपनी एक आस्था है, वो उसी के अनुसार अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 5 है भाषा की अनेकता में एकता। भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं अस्तित्व में है जो विभिन्न प्रांतों को परस्पर अलग सा कर देती हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे देश में ये भाषाएं जो हैं हिंदी, बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, उर्दू, सिंधी, असमिया, ये सारी जो भाषाएं हैं ये कहीं ना कहीं विविधता में एकता दर्शाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखिए हमारी जो अपनी लैंग्वेज अगर हम बात करें, हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी आप
हमारे देश में अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो आपको हिंदी बोलने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी हिंदी को लोग समझते हैं क्योंकि ये हमारी राजभाषा है। और यहाँ पर देखिए नंबर 6 है आर्थिक अनेकता में एकता। दोस्तों भारत में आर्थिक दृष्टि से भी विविधता व्याप्त है। यहाँ धन का असमान वितरण है। एक तरफ ऐसा वर्ग है जो अथक परिश्रम के पश्चात 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं कमा पाता, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ऐसा भी वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ है तथा आय इतनी अधिक है कि इस वर्ग के व्यक्तियों की गणना विश्व के धनाढ़ व्यक्तियों में भी की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही है कि हमारे यहाँ अंबानी जो विश्व में 5वें नंबर के धनी आदमी हैं, फिर भी अगर ये अपने ही देश में देख लेंगे तो बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आर्थिक अनेकता में भी एकता देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस एक वीडियो और आपको मिलेगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत में लग जाइए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।